welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. सो अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to have a normal distribution with the parameters mu or sigma or mu or sigma square, where mu lies between minus infinity to infinity and sigma is लेस देन जीरो. सो द PDF ऑफ x हमारे पास इस तरह से PDF डिफाइंड होता है x का. आप देख सकते हैं f ऑफ x वेयर म्यू एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा रूट में 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. यहाँ पे जो अब आप e की वैल्यू लोगे वो लोगे 2.718. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वो यूज करोगे, अदरवाइज आप 2.718 लोगे. ठीक है. और पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14159. ठीक है. द स्टेटमेंट x इज नॉर्मली एब्रीविएटेड विद द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एज x फॉलोज सिग्मा n जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और म्यू इंटू म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. नाउ दिस फंक्शन f ऑफ x where mu and sigma we have, this is the positive value, but we must verify कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल ये वाला पार्ट पूरा 1 है. ठीक है. इट इज शोन दैट कि it is shown that Ex is equals to mu and variance is equals to sigma square. So the parameters are mean and standard deviation. Now we have a figure here. This figure shows, अगर आप ये फिगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ क्या दिखाता है आपको. ये दिखाता है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए ऑफ म्यू एंड सिग्मा पेयर आपका ग्राफ चेंज होता रहेगा. म्यू की जैसी वैल्यू होगी और सिग्मा की जैसी वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे ग्राफ चेंज होता रहेगा. तो ईच डेंसिटी कर्व और वो जो ग्राफ चेंज होगा ना, वो ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल होगा. आप चाहे ये वाला देखो, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है तो ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम होगा, ये सिमेट्रिकल होगा. सिमिलरली अगर आप ये छोटा वाला ग्राफ देखो तो इसमें भी ये पार्ट सिमेट्रिकल होगा. ठीक है. किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? सिमेट्रिकल अबाउट म्यू होगा और ये एक बेल शेप्ड होगा. ऑलराइट, आगे चलते हैं. तो जो सेंटर है ऑफ बेल विच इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो आप ये जो सेंटर यहाँ पे आप बता रहे हैं ना, ये जो सेंटर है यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास? म्यू होगा. ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. आगे चलते हैं. सो द मीन म्यू इज द लोकेशन पैरामीटर. Since changing its value rigidly shifts the density curve to one side or the other. Sigma is referred to as the scale parameter because changing the value stretches or compresses the curve horizontally without changing the basic shape. ठीक है. अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं. तो आप देखिए ये आपका म्यू है, यानी कि मीन है. अब म्यू माइनस सिग्मा इस साइड होगा और म्यू प्लस सिग्मा इस साइड होगा. ठीक है. So the point of inflection of the normal curve occur at mu minus sigma and mu plus sigma. So the value of sigma can be visualized as the distance from mean to these inflection points. वही बात है. Now the larger value of sigma corresponds to the density curve. That means quite spread out about mean, whereas small value of sigma yields a higher compressed curve. ठीक. अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, इसी के ऊपर बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. सो द computation of the probability x lying between a b, then x is a normal random variable with the parameter mu and sigma. ठीक है. और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो ये रहा फॉर्मूला, a to b इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा. सिग्मा जो है रूट में नहीं है. ठीक है. इंटू ई टू दी पावर, ये वही पीछे वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया, ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx. ठीक है. नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेक्निक्स. दिस has been calculated using the numerical techniques for mu 0 and sigma 1 and the tabulated certain values of a and b. बेसिकली हम इसके लिए जो है एक टेबल यूज करते हैं जिसमें से हम इसकी वैल्यूज कंप्यूट करते हैं.
Normal distribution with the parameter values mu equals to 0 and sigma equals to 1 is called as standard normal distribution. इसको हम क्या कहते हैं? Standard normal distribution. और हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से. ये बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें, इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा. अब हमारे पास PDF यहाँ पे किस तरह से डिफाइन है? Z, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो Z 0,1, सिग्मा 0, म्यू 0 है और सिग्मा 1 है. तो 1/√2π e⁻² जहाँ पे z कहाँ लाई करेगा? -∞ से इन्फिनिटी तक. और इस वाले उसका जो ग्राफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. ठीक है, ये क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा 1 और -1 पे. इसी का CDF अगर आप देख लो तो इंटीग्रेशन करना है बस हमें -∞ से z तक f(y) 0,1 dy. ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं? फाई ऑफ z से. ठीक, ये आपके पास अगर ग्राफ है, आपके पास अगर यहाँ पे z है तो फाई ऑफ z क्या होगा? ये वाला रीजन सारा. ठीक है, और ये क्या होता है? फाई ऑफ z -∞ से z तक f(y) dy. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना पेपर में आते हैं और आपको ना एक टेबल मिलती है. मैं इस लेक्चर में भी एक टेबल शेयर करूंगी. वहाँ उस टेबल की हेल्प से जो है ना आप इस चीज़ को समझते हो. ठीक है, जैसे आपको निकालना प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1.25. इसका मतलब क्या है कि 1.25 मान लेते हैं यहाँ पे. अब हमें क्या निकालना है? x इज लेस देन इक्वल टू, मतलब वो सारी वैल्यूज जो इससे छोटी होंगी. तो हमारे पास छोटी वैल्यूज जो होंगी वो इस तरफ होंगी, ये वाला रीजन होगा. तो आपको क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू. ठीक है, अब आप अपने टेबल पे जाके ना इस चीज़ को देखोगे. डायग्राम से होता कुछ नहीं है, बस आपका आंसर ठीक आता है, कहीं आप गलती नहीं करते. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपने टेबल पे जाना है. टेबल में आप देखोगे दो साइड्स होती हैं, मैं दिखा देती हूँ. देखो, इस तरह से आपका एक टेबल होता है. ठीक है, ऊपर जो है 0.00 समथिंग लिखी होती है वैल्यूज, 0.001, 0.02 ऐसे करके वैल्यूज चलती है. और यहाँ पे जो है 2 प्लेसेस तक होती है, जैसे 0.0, 1.1, 2.2 ऐसे वैल्यूज होती हैं. ठीक है, 1.2 ले लेते हैं, ऐसे करके वैल्यूज होती हैं. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है? टेबल में आप वैल्यूज कैसे रीड करते हो? आप 1.25 की निकालनी है आपको. तो आप देखोगे 1.2 इस साइड हो और 0.5 इस साइड हो, 0.05. तो जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो आपका आंसर होगा. और ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं z इज ग्रेटर देन 1.25. अब z की वैल्यू बड़ी है 1.25 से, इट मीन्स वो ये वाला रीजन कवर करेगी. तो इसकी वैल्यू कैसे लोगे? ऐसी 1.2 देखोगे यहाँ पे और यहाँ से 0.05. तो आपके पास जितना आंसर आ जाएगा उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे. क्यों कर दोगे? क्योंकि हमने क्या निकाली है? प्रोबेबिलिटी. अच्छा, आपने ऊपर अभी इस चीज़ की निकाल ली है, इसलिए आप क्या करोगे? इसका रीजन सारा 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ताकि ये आ जाए. ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए ना, इस वजह से. ठीक है, ऐसी थर्ड पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 1.25. अब जो है माइनस की वैल्यू अलग होती है और प्लस की वैल्यू अलग होती है. हम लिखते हैं ऐसे ही है फाई ऑफ -1.25, लेकिन इसके लिए टेबल अलग होता है. पॉजिटिव नंबर्स का अलग टेबल होता है, नेगेटिव नंबर्स का अलग टेबल होता है. ठीक है, आप सिमिलरली ऐसे ही देखोगे 1.2 यहाँ से और 0.05 वहाँ से, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हमें निकालना है कि z किस में लाई करते हैं? -0.38 से 1.25 के बीच में, मतलब ये बीच का एरिया होगा. अब 0.125 तो हमें पता है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अपने वही रिजल्ट यूज करेंगे कि फाई ऑफ दिस पार्ट माइनस फाई ऑफ -0.38. तो ये माइनस वाली जो है माइनस के टेबल से देखोगे, इसकी इस टेबल से देखो. 1.25 की तो वैल्यू ऊपर से चलती आ रही है तो समझ आ रही होगी. -3.8 कैसे देखना है? देखो, अब माइनस वाले के लिए क्या होगा? 0.01, 0.02 ऐसे करते करते ना ये 0.08 तक होगा. ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 0.1, 0.2,
0.0 से ही शुरू होता है, 0.1 0.2 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, आपके पास क्या है नंबर, ये है माइनस का 0.38, तो आप क्या कह सकते हो माइनस का 0.0 और सॉरी माइनस का 0.3 आप यहाँ से लोगे ना, आप यहाँ से लोगे माइनस का 0.3 और यहाँ से 0.08, तो जो यहाँ की वैल्यू होगी ना ये आपका आंसर बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में जो है ना, ये नेक्स्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, z इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हो गया 5/5, इसकी वैल्यू जो है हम अप्रॉक्सीमेटली 1 देते हैं। अब हम इसकी वैल्यू 1 क्यों देते हैं, इसकी वैल्यू 1 देने का रीज़न ही यही है कि कोई भी वैल्यू इससे बड़ी हो, कोई भी वैल्यू अगर इस डिजिट से बड़ी है ना 3.49 से, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ही हो जाती है, क्योंकि हमारी टेबल में लास्ट वैल्यू यही होती है, और इसके बाद जितनी वैल्यूज होती है हम उसको सबको क्या रखा है, अप्रॉक्स टू 1 टेबल। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। यहाँ पे जो है ना ये दो टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक z की वैल्यू एक बार अगर जब पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव वाले टेबल से देखो, जब z की वैल्यू नेगेटिव होगी आप नेगेटिव वाले टेबल से देखो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टेबल से कैसे देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऊपर समझाया है लेकिन वो शायद उतना अच्छा नहीं समझ आया होगा, तो हम एक बार टेबल से समझ लेते हैं। देखेंगे अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी थी, फाई ऑफ 1.25 निकालना है। तो देखो पहले फाई ऑफ 1.25 कैसे बनेगा, 1.2 प्लस 0.05 करके। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1.2 लेना है, अगर आप देखो आपकी z की सारी वैल्यूज के डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो आपके पास भी जो क्वेश्चन है ना, जैसे फाई ऑफ 1.25 है, इसके डेसिमल के बाद क्या है 2 है, तो मतलब हमारा पहला पार्ट क्या बन गया 1.2। हमें z की लाइन में क्या देखना है 1.2 देखना है। फिर हमें आना है अपनी दूसरी साइड पे जहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में जहाँ लिखी हुई है वैल्यूज डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, अगर आप देखो तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है फाई ऑफ 1.25, अब डेसिमल के पास बाद क्या प्लेस है 25, तो वो क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में यही चीज लिखी हुई है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे 0.05, आप देख सकते हैं मैंने रेड बॉक्स कर रखा है, तो जो रेड बॉक्स है ना इसका मतलब है कि आपको ये वैल्यूज गिवन होगी क्वेश्चन में कि आपको इसकी निकालनी है। जैसे हमें फाई ऑफ 1.25 गिवन था ना, तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया, क्या बन जाएगा वो 1.2 प्लस 0.05। तो अब हम अपने टेबल में कैसे देखेंगे, हम पहले सबसे पहले ढूंढेंगे 1.2 मिल गया, और ऊपर से हम देखेंगे 0.05, तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग करती हुई जो आएगी ना वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स कर, अब आप देखेंगे हमें निकालना है फाई ऑफ -0.038। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेंगे, हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल के बाद वाली जो 1 प्लेस है उसको कर लेंगे, प्लस करेंगे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 0.3 प्लस 0.08। तो अब हम सबसे पहले अपने z की लाइन में क्या ढूंढेंगे माइनस का 0.3, तो हमने जब ढूंढा तो हमें मिल गया, और फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या देखेंगे 0.08, और इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0.320, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको टेबल से देखना, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें क्या है यहाँ पे परसेंटाइल दे रखी है, ये भी सिंपलेस्ट है। परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 99th परसेंटाइल निकालनी है। तो आप क्या करोगे अपने टेबल में देखोगे कहाँ पे 99th लिखा है। सो आप अगर टेबल पे देखोगे ना तो आपको टेबल पे कुछ इस तरह से मिलेगा कि इस साइड पे जैसे आपके पास जैसे यही वाली वैल्यूज ऐसे ही लिखी होंगी, ऐसे हम मान लेते हैं 2.0 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके ना वैल्यूज लिखी होंगी। आप अभी टेबल देखना आपको समझ में आएगा। फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगी वैल्यू 0.00 0.01 0.02 0.03 एंड सो ऑन। तो अब आप देखोगे तो ये 2.3 पे आपको ना यहाँ पे दिखेगा 99th परसेंटाइल 9900। तो आप देखोगे जहाँ पे वो है ना तो वो वैल्यू देखोगे तो वो इधर 2.3 है और इधर से 0.03 है। तो आप क्या करोगे 2.3 प्लस 0.03 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.03
2.33। ठीक है, तो 99th परसेंटाइल कितना हो गया? 2.33। ठीक है, ऐसी 67th परसेंटाइल के लिए देखोगे तो वो कितना आ जाएगा? 0.4। इस साइड से 0.4 होगा और इस साइड से 0.04 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.44। ऐसी 95th परसेंटाइल ऑफ जेड देखोगे तो अब आप इसमें देखोगे ना, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू 9500 नहीं होगी, कहीं पे भी 9500 नहीं होगी, इसके आसपास की वैल्यू होगी। जैसे 9500 हो, 9501 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। तो आप क्या करोगे? आप इसकी नियरेस्ट वैल्यूज ले लोगे। जैसे हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू 1.64 और 1.65। कोई बच्चा 1.64 कह सकता है, कोई 1.65 कह सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? हम दोनों नंबर्स का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। ऐसे मैंने यहाँ पे एवरेज लिया और इसका आंसर आ गया कितना? 1.645। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं और इसके लिए आपको टेबल पेपर में मिलता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो आप कमेंट अब सेक्शन हमें में पूछ सकते हैं। परसेंटाइल निकालनी है, 99th परसेंटाइल ऑफ जेड निकालना है। तो हम कैसे करते हैं? देखो, आप अपने टेबल में ढूंढोगे कि 99th परसेंटाइल कहाँ पे। 99th परसेंटाइल का क्या मतलब है? 0.9900 होगा आपके पास, राइट। अब आप अपने टेबल में ढूंढ लोगे वो वैल्यू कहाँ पे। अब आपको मिल गई वैल्यू, मैंने यहाँ पे पर्पल में कर रखा है बॉक्स। अब आप देखोगे ये कहाँ पे जा रही है, तो अगर आप देखो ये 2.3 पे है और अगर आप ऊपर से देखो तो ये 0.03 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2.33। ठीक है, ऐसे ही आगे के होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।